हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर से डरते हैं, इससे और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स वाला चैप्टर है बिकॉज इसमें बहुत बहुत सारी चीज़ें बोली गई है, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। लेकिन एक बार आपको समझ आ जाए ना कि हो क्या रहा है, आपको बस रिविजन की ज़रूरत पड़ेगी, बार बार रिविजन। इस चैप्टर का ऐसा है कि मैंने भी लेक्चर्स इतनी बार देखे होंगे, आई कांट इवन से, बहुत बार लेक्चर्स देखे उसके बाद। और ऐसा होता है ना, हर बार नेक्स्ट टाइम यू वॉच इट आपको बहुत सारी चीजें ऑलरेडी समझी हुई होती है, नेक्स्ट टाइम यू डिस्कवर समथिंग न्यू। तो ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको बहुत बार करने के बाद ये परफेक्ट हो जाते हैं। और नीट में, आई स्वेयर, नीट में इतना इजी क्वेश्चन आता है इन चैप्टर से, एकदम लाइक बेसिक क्वेश्चन आएगा। अगर ये चैप्टर आप कर लो then you are king. सबसे पहले हम देखेंगे early experiments. It is interesting to learn about those simple experiments that led to gradual development in our understanding of photosynthesis. बहुत simple और बहुत easy इन्होंने experiments किए और इससे हमारी understanding बढ़ी. Joseph Priestley in 1770 performed a series of experiments that revealed essential role of air in growth of green plants. इसने mainly oxygen के बारे में बताया था. Priestley, you may recall, discovered oxygen in 1774. 1774 में प्रिस्ले ने ऑक्सीजन डिस्कवर किया। देखो, इसका बेसिकली एक्सपेरिमेंट ये था कि सबसे पहले इसने चूहा और कैंडल रखी। अभी ये कैंडल भी CO2 रिलीज कर रही है, चूहा ब्रीदिंग करके CO2 रिलीज कर रहा है, और फिर एक पॉइंट आने के बाद ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी ना, ये दोनों ऑक्सीजन कंज्यूम कर ले। ये बर्निंग कैंडल भी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है और चूहा भी। फिर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, सिर्फ CO2 बचेगी, तो चूहा मर गया, कैंडल भी बुझ गई, अब बस इसमें CO2 ही बची है। फिर इसने क्या किया, एक प्लांट रख दिया यहाँ पे लाके, सेम एक्सपेरिमेंट में। तो प्लांट लाके रख दिया, तो अभी चूहा और कैंडल CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो वो CO2 यूज कर रहा है प्लांट, और प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो ऑक्सीजन यूज हो रही है बर्निंग कैंडल के लिए और चूहे के लिए। तो इसलिए चूहा भी नहीं मरा और कैंडल भी नहीं बुझी। तो ये उसने डिस्कवर किया था। Priestley observed that candle burning in a closed place, a bell jar, soon gets extinguished. Similarly, a mouse would soon suffocate in a closed place. He concluded that a burning candle or an animal that breathed the air both somehow damaged the air. But when he placed a mint plant in same bell jar, he found that mouse stayed alive and the candle continued to burn. Oxygen की वजह से Priestley hypothesized as follows: plants restore the air whatever breathing animals and burning candles remove. Plants restore कर लेते हैं उस air को, ये इसने बोला था। First experiment हो गया using a similar setup as the one used by Priestley, but by placing it once in dark and once in sunlight. Jan Ingenhouse ने sunlight का importance बताया था, showed that sunlight is essential to plant process that somehow purifies the air fooled by burning candles or breathing animals. Ingenhouse, in an elegant experiment with aquatic plants, showed in bright sunlight small bubbles were formed around the green part while the dark they did not. उसने क्या किया था कि ऐसा एक aquatic plant लिया और यहाँ पे डार्क, रुको पेन नहीं लेना पड़ेगा, ये डार्क में रखा एक पार्ट और ये सपोज लाइट में रखा, और पानी में अभी वो प्लांट है, ओके। और उसने ये ऐसे डार्क और लाइट में रखा, उसने देखा यहाँ पे बबल्स फॉर्म नहीं हो रहे, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसे बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीजन के। तो उसने बताया कि सनलाइट के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट के एब्सेंस में नहीं। Small bubbles were formed around the green parts, while in the dark they did not. Dark में नहीं बने. Later he identified these bubbles to be of oxygen. Hence he showed that it is only the green part of plant that could release oxygen. It was not until about 1854 Julius von Sachs. देखो, Julius von Sachs ये वही हाइड्रोपोनिक्स वाला बंदा है। सबसे पहले हमने प्रिस्ले ने देखा, उसने ऑक्सीजन का बताया। इंजनहाउस ने देखा, इंजनहाउस ने हमको सनलाइट का बताया। फिर अभी ये क्या बता रहा है, देखो, Julius von Sachs provided evidence for production of glucose when plants grow. इसने ग्लूकोज का एविडेंस बताया था। ग्लूकोज is usually stored as starch. His latest studies show that green substance in plants, वो तो क्लोरोफिल, इसने ये भी चीज बताई कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट जैसे सब्सटेंस में स्टोर्ड होती है। Chlorophyll, as we know it now, is located in special bodies, later called chloroplast, within plant cells. He found that green parts in plant where glucose is made, and that
द ग्लूकोज इज यूजुअली स्टोर्ड एज स्टार्च। ये भी चीजें इसी ने बताई थी, आपको याद रखना है कि कौन सा साइंटिस्ट क्या काम करके गया, बिकॉज इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। नाउ कंसिडर इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. एंगलमैन। देखो इसने एंगलमैन ने क्या किया, यूजिंग अ प्रिज्म ही स्प्लिट लाइट इनटू स्पेक्ट्रल। देखो क्या किया इसने, इसने प्लांट ले लिया है, ये हमारा प्लांट है, ओके, एक्वाटिक प्लांट लिया, फिर हमने सपोज लाइट डाली, पूरे प्लांट पे हमने लाइट डाल दी, कौन से कलर की लाइट को हमने प्रिज्म यूज करके स्प्लिट किया, उतना पता ही होगा आपको कैसे होता है वो, और फिर बना विबग्योर। विबग्योर का वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, पता नहीं होगा तो राइम्स भी सुनाओ। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि हमने फिर प्रिज्म से लाइट को स्प्लिट किया, 7 कलर्स की लाइट बनी। फिर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो ऑक्सीजन है सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, वो है रेड वाले एरिया में। इस टैंक में इसने छोड़ दिए थे एरोबिक बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन पसंद है, ओके, इसने एरोबिक बैक्टीरिया इस पूरे टैंक में छोड़ दिए। अभी जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा एरोबिक बैक्टीरिया वही जाएंगे, तो इसने ऑब्जर्व किया कि एरोबिक बैक्टीरिया आर वाले रेड वाले एरिया में है ज्यादा और ब्लू वाले एरिया में। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा है रेड और ब्लू लाइट में, ये बताया हमें T.W. एंगलमैन ने। स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स एंड देन इल्यूमिनेटेड द ग्रीन अल्गा। इसने क्लैडोफोरा यूज किया था, याद रखना, क्लैडोफोरा किसने यूज किया, T.W. एंगलमैन ने। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। द बैक्टीरिया वर यूज्ड टू डिटेक्ट साइट्स ऑफ ओटो इवोल्यूशन। ओटो कहाँ से इवॉल्व हो रही है वो देखने के लिए एरोबिक बैक्टीरिया डाले। He observed that bacteria accumulated mainly in the region of blue and red light of split of spectrum. A first action spectrum of photosynthesis was thus described. It resembles through absorption spectra of chlorophyll A and B. A and B का chlorophyll का absorption spectrum ये बता रहे हैं। By the middle of 19th century, the key features of plant photosynthesis were known, namely that plants could use light energy to make carbohydrates from CO2 and water. The empirical equation representing total process of photosynthesis of oxygen evolving organisms was then understood as, देखो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आई थी कि CO2 और H2O, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लाइट की प्रेजेंस में मिलके ये फूड बनाते हैं, दिस इज फूड। CH2O ये बेसिक फॉर्मूला है, अभी O के बाहर वाले ब्रैकेट में, बाहर ब्रैकेट के जो भी नंबर आएगा ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, तो पूरा फॉर्मूला बन जाएगा O2। पहले ऐसे अंडरस्टूड था फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, वेयर CH2O रिप्रेजेंट अ कार्बोहाइड्रेट मतलब फूड, एग्जांपल ग्लूकोज, अ 6 कार्बन शुगर। A milestone contribution of understanding of photosynthesis was that made by a microbiologist Cornelius von Neal। देखो इसने अभी बहुत अच्छी बात बताई है, इसने ये बात बताई कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है वो CO2 की है, बट द फैक्ट इज ऑक्सीजन जो रिलीज होती है वो वाटर की होती है, H2O होता है ना, H2O, तो ये वाली ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है ना कि CO2 वाली ऑक्सीजन जो प्लांट्स बाहर छोड़ते हैं। तो इसने ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट देखेंगे हम बाद में, तो इसने प्रूव किया, इसने है ना एक इसमें H2O की जगह H2S यूज किया, H2S। अब H2O यूज करेंगे तो O रिलीज हुआ ही नहीं, सल्फर रिलीज होने लगा। तो ऐसे इसने बताया कि जो ऑक्सीजन है वो वाटर से आ रही है, CO2 से नहीं। Who based on studies of purple and green bacteria demonstrated that photosynthesis is essentially light dependent reaction in which hydrogen from a suitable oxidizable compound reduces carbon dioxide to carbohydrates. This can be expressed as H2A, CO2, H2A लिखा है यहाँ पे O भी हो सकता है, यहाँ पे S भी हो सकता है, यहाँ पे हो भी सकता है कुछ और। तो 2A रिलीज होगा, O2 रिलीज होगा अगर O रहा तो, S2 रिलीज होगा अगर S रहा तो, CH2 मतलब ये कार्बोहाइड्रेट अपना और ये वाटर, तो ये वाली रिएक्शन सेकेंड सामने आई थी। नेक्स्ट है, इन ग्रीन प्लांट्स H2O is hydrogen donor and is oxidized to O2. Some organisms do not release O2 during photosynthesis. When H2S, अभी जैसे ग्रीन सल्फर बैक्टीरियाज है वो सल्फर रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन नहीं। When H2O instead of hydrogen donor for purple and green sulfur bacteria,
The oxidation product is sulfur or sulfate depending on organism and not O2. Hence, he inferred that O2 evolved by the green plant comes from H2O. H2O से आता है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से. ये किसने बताया? Cornelius von Neal. This was later proved by using radioisotopic techniques. The correct equation that would represent overall process of photosynthesis is therefore, देखो ये photosynthesis की overall रिएक्शन है 6 CO2 और 12 H2O डालने के बाद हमें मिलता है 1 ग्लूकोज. ये ग्लूकोज है C6H12O6, इतना पता ही होगा. और ये है 6 H2O और 6 O2. तो ये है पूरी रिएक्शन where C6H12O6 represent glucose. The O2 released from water. This was proved using radioisotope techniques. यही बोला ना इन्होंने, कितनी बार बताएंगे. Note that this is not a single reaction but description of multi-step process called photosynthesis. अभी next है, where does photosynthesis takes place? ये सारी घटना, ये सारा कार्यक्रम खाना बनाने का प्लांट्स का हो कहाँ रहा है? You would of course answer in green leaf in chloroplast based on what you earlier read in chapter 8. You are definitely right. Very good. Photosynthesis does take place in green leaves of plants, but it does so also in other green parts of plants. Can you name some other parts where you think photosynthesis may occur? You would recollect from previous unit that mesophyll cells in leaves have large number of chloroplasts. Usually the chloroplasts align themselves along the wall of mesophyll cells such as they get optimum quantity of incident light. Light लेने के लिए chloroplast ऐसे walls पे जाके चिपक जाते हैं mesophyll cell के. You have studied the structure of chloroplast in 8. Within the chloroplast where there is membranous system consisting of grana, stroma, lamellae, matrix, stroma. There is clear division of labor in chloroplast. याद रखना ये बात. सारा division of labor होता है chloroplast में, सब अपना अपना काम धंधा कर रहे होते हैं. The membrane system is responsible for trapping light energy and also for synthesis of ATP and NADPH. हम सारी reactions पढ़ेंगे, ये initial part है lesson का. Light reactions, dark reactions, ATP, NADPH कैसे बनते हैं, C3 cycle, C4 cycle, chemiosmotic, hypothesis, photorespiration, Hutchins-like pathway. Oh my god, इस chapter में कितना कुछ है. In stroma, enzymatic reactions synthesize sugar, which in turn form starch. देखो एक बार इसका डायग्राम देख लेते हैं. यह है आउटर मेम्ब्रेन, यह है इनर मेम्ब्रेन, यह है स्ट्रोमा लैमेली. आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम पता ही होगा, इसको स्ट्रोमा बोलते हैं. ये जो पूरा एरिया है ये है स्ट्रोमा. ये बीच में क्या है, स्ट्रोमा लैमेली. ये जो है एक, ये पूरा ग्रैना है. इस अगर एक को बोलेंगे तो उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड, ग्रैना, स्ट्रोमा. ये है राइबोसोम्स, प्रोटीन फैक्ट्री. ये है स्टार्च ग्रैन्यूल्स, ये बड़े बड़े स्टार्च ग्रैन्यूल्स है. और ये है लिपिड ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे हैं लिपिड ड्रॉपलेट्स. द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शंस सिंस दे आर डायरेक्टली ड्रिवन आर कॉल्ड लाइट रिएक्शंस. देखो स्टार्टिंग में होते हैं लाइट रिएक्शंस. लाइट रिएक्शन डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं. लाइट रिएक्शंस एटीपी और एनएडीपीएच प्रोड्यूस करते हैं. और जो डार्क रिएक्शंस है वो एटीपी और एनएडीपीएच पे बेस्ड है. तो वो एटीपी और एनएडीपीएच जो लाइट रिएक्शन में प्रोड्यूस हुआ है उसको यूज करेंगे. डार्क रिएक्शन डार्क में नहीं होती. डार्क रिएक्शन को भी लाइट चाहिए होती है, लेकिन उसको डार्क रिएक्शन इसलिए बोला है बिकॉज उसको डायरेक्टली लाइट नहीं चाहिए होती है. डार्क रिएक्शन में ऐसा होता है कि जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स है वो ही यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में. तो अगर सनलाइट नहीं रही, सपोज सनलाइट गायब हो गई, तो जितना भी एटीपी एनएडीपीएच प्रोड्यूस्ड है वो डार्क रिएक्शन यूज करेगा. लेकिन एक पॉइंट के बाद वो खत्म हो जाएगा ना, तो डार्क रिएक्शन भी थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाएगी. यही सार है पूरी बातों का. लाइट रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शन. The latter are not directly light driven but are dependent on products of light reaction, ATP and NADPH. Hence, to distinguish latter, they are called by convention dark reactions, carbon reactions. However, this should be construed to mean that they occur in darkness or they are not light dependent. ऐसा मानना पाप है कि वो डार्कनेस में होते हैं, वो अंधेरे में होते हैं, या फिर वो लाइट पे डिपेंडेंट नहीं है. देखो नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. तो यहाँ से वेवलेंथ शुरू हो गई, विबग्योर, यहाँ से पूरा विबग्योर शुरू हो गया. सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है रेड, ये रेड है, रेड वाले क्लोरोफिल ए की बात कर रहे हैं हम. ये ब्लू वाला क्लोरोफिल ए का है. ओके, तो क्लोरोफिल ए का सबसे ज्यादा ये हो रहा है एब्जॉर्प्शन रेड और ब्लू वाले रीजन में.
तो उसका एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा ब्लू और रेड रीजन में हो रहा है। ये देखो क्लोरोफिल बी का भी ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ पे बी क्या आ रहा है और यहाँ पे तो रेड और ब्लू रीजन में। और ये है कैरोटेनॉइड्स का भी ब्लू रीजन में हो रहा है। फिर ये है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस मेजर्ड बाय O2 रिलीज। तो O2 भी सबसे ज्यादा यहाँ पे रिलीज हो रही है। एंड देन फिर यहाँ पे एक और पीक आ रहा है। नेक्स्ट है लाइट एब्जॉर्ब्ड, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एब्जॉर्प्शन, फोटोसिंथेसिस का रेट ये है। दोनों ग्राफ को मिक्स कर दिया और ये एब्जॉर्प्शन इसका है, क्या बोलता है, क्लोरोफिल ए का। ये जो एब्जॉर्प्शन बताया वाला है ये है क्लोरोफिल ए का ब्लू रीजन में और रेड रीजन में। समझी बात। वेवलेंथ ऑफ लाइट नैनोमीटर्स में देखो 400 से 700 प्योर का होता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? 4 टाइप के पिगमेंट्स होते हैं मेनली। क्लोरोफिल ए जो ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन क्रोमेटोग्राम, तो ब्राइट और ब्लू ग्रीन लाइट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब कलर के लिए। क्लोरोफिल बी है येलो और ग्रीन कलर के लिए, ज़ैंथोफिल है येलो कलर के लिए, और कैरोटेनॉइड्स है येलो टू येलो ऑरेंज कलर के लिए। ये भी आपको याद होना चाहिए थोड़ा बहुत। लुकिंग एट प्लांट्स, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ there are so many shades of green in their leaves even in the same plant? We can look for an answer to this question by trying to separate leaf pigments of any green plant through paper chromatography. A chromatographic separation of leaf pigments shows that color that we see in leaves is not due to single pigment but due to 4 pigments. ये 4 pigments की अभी हमने बात की। Let us now see that roles various pigments play in photosynthesis. Pigments are substances that have ability to absorb light at specific wavelength. Pigments वो चीजें होती है जो लाइट एब्जॉर्ब कर सके, तो मेनली पिगमेंट्स का काम वही है। आप अभी लाइट रिएक्शंस में पढ़ेंगे कि कैसे पिगमेंट्स इलेक्ट्रॉन पास करते हैं, कैसे लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे। कैन यू गेस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड? क्लोरोफिल ए। लेट अस स्टडी द graph showing ability of chlorophyll A pigment to absorb lights of different wavelengths. Of course, you are familiar with wavelength of visible spectrum of light as well as with cure. ये हमने पढ़ा तीनों graphs. Next है, now look at वो figure showing wavelengths at which maximum photosynthesis occurs in plant. Can you see that wavelength at which there is maximum absorption of chlorophyll A, that is blue and red regions, also show higher rate of photosynthesis. Hence we can conclude that chlorophyll A is chief pigment associated with photosynthesis. बाकी pigment से ज़्यादा यहाँ पे affect हो रहा है chlorophyll A की वजह से। समझ रही है बात? तो chlorophyll A बड़ा chief pigment है। But by looking at figure, can you say that there is a complete, यहाँ पे बहुत सारी चीजें भूली गई है। These graphs together show most of photosynthesis takes place in blue and red region of spectrum. Some photosynthesis just take place at other wavelengths of visible spectrum. Let us see how this happens. Though chlorophyll is the major pigment responsible for trapping light, other thylakoid pigments like chlorophyll B, xanthophylls, and carotenoids, which are called as accessory pigments, also absorb light and transfer energy to chlorophyll A. Indeed, देखो वो आगे का मैं पढ़ूंगी। मैं ये बोल रही थी कि अभी आप देखेंगे लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम में कि कैसे क्लोरोफिल ए मेजर पिगमेंट है और ये सारे इनको हमने एक्सेसरी पिगमेंट्स बुलाया है बिकॉज ये हेल्प करते हैं लाइट ट्रैप करके देने में, बट मेन काम करेगा रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए रहेगा। Indeed, they not only enable wider range of wavelength of incoming light to be utilized for photosynthesis, but also protect chlorophyll A from photooxidation. ये chlorophyll A को photooxidation से protect भी करते हैं। Next है हमारा what is light reaction. अभी देखो ये explain करने से पहले I guess मुझे ये है एक plant है, इसके अंदर है thylakoids। हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये है छोटे 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 थाइलेकॉइड्स। इस पूरे को हम बोलते हैं ग्राना। बेसिक से अभी मैं हर एक चीज आपको प्रॉपरली बताऊंगी कि कहाँ क्या हो रहा है। तो ये है स्टोमा लैमेली और फिर जो ऐसे ग्रानास को कनेक्ट करता है, ओके। बाकी सारा है स्टोमा। अभी हमने ये एक थाइलेकॉइड को जूम कर लिया, जूम इन। तो ये है हमारा एक थाइलेकॉइड, यह है हमारा एक थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में हमने जो पिगमेंट्स देखे वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थाइलेकॉइड में। थाइलेकॉइड में भी यही वही ऐसे कहीं भी पड़े नहीं है, थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में होते हैं ऐसे।
इनको बोलते हैं फोटोसिस्टम। इसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं। तो पिगमेंट्स अभी तक ऐसे मेम्ब्रेन में भी नहीं पड़े हैं, ये फोटोसिस्टम्स के अंदर पिगमेंट्स होते हैं। अभी इसको भी हम जूम करके देखें। तो अभी देखो, ये है हमारा फोटोसिस्टम। इसको बोलते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये दो ऐसे दो प्रेजेंट है। ये मैं आपको एक ही बता रही हूँ, दोनों सेम ही दिखते हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगी पिगमेंट्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स की, जो अभी अभी हमने बात की कि एक्स्ट्रा जो पिगमेंट्स है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। ये है एक्सेसरी पिगमेंट्स। ओके, मेन पिगमेंट क्लोरोफिल ए है। मेन पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, CHLA। ओके, ये क्लोरोफिल ए है। ये सारे एक्सेसरी पिगमेंट्स है जो बाजू में प्रेजेंट है। और मेन रिएक्शन सेंटर, इसको बोलते हैं रिएक्शन सेंटर, वहां पे प्रेजेंट है क्लोरोफिल ए। फिर क्लोरोफिल ए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन में ड्रॉ कर रही हूँ, आपको पता चलेगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया। और फिर ये ऊपर पास होता है, तो होगा क्या यहाँ पे, प्राइमरी एक्सेप्टर। एक सेकेंड, प्राइमरी एक्सेप्टर जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, ये है एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का फोटो। मैंने आपको बता दिया कि एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कैसे दिखता है। इसको फोटो सिस्टम भी इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये सनलाइट पे वर्क कर रहा है, इसलिए। तो आपको समझ गया कि कहाँ क्या प्रेजेंट है। थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में ये फोटो सिस्टम्स प्रेजेंट है। अब ये वर्क कैसे करते हैं, इसको हम जूम करके देखेंगे। तो आपको ये तो समझ गया कि वो थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में, अभी मैं बहुत बड़ी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन ड्रॉ करने वाली हूँ। ये है पूरी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, और ये है ल्यूमेन। बात समझ रही है? ये है ल्यूमेन, मतलब थाइलेकॉइड के बीच में वाला पार्ट, और ये है, ये बाहर की इतनी मोटी पूरी मेम्ब्रेन है। ऐसा मुझे ड्रॉ करना पड़ रहा है बिकॉज यहाँ पे मुझे फोटो सिस्टम्स ड्रॉ करना है। ये है हमारा फोटो सिस्टम। दो फोटो सिस्टम्स होते हैं, ये फोटो सिस्टम 2 है। तो जो पहले प्रेजेंट है उसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। ओके, ये है एक, ये है यहाँ पे दूसरा। यहाँ पे है क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल, दोनों में केस में यहाँ पे क्लोरोफिल ए होगा, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। ओके, फिर यहाँ पे हमारे रिएक्शन सेंटर्स है। ये जो ये बीच में वाला पार्ट है वो रिएक्शन सेंटर है, और ये जो बाजू में है, बाजू में एक्सेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है। ये कैसे वर्क करता है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे है हमारे एक्सेसरी पिगमेंट्स। ओके, यहाँ तक बात समझी? अभी ल्यूमेन में क्या हो रहा है वो देखते हैं। ल्यूमेन में वाटर ब्रेक होता है। पानी जो है वो ल्यूमेन में, थाइलेकॉइड के बीच में, थाइलेकॉइड के अंदर पानी टूट रहा है, तो H2O टूट जाएगा। H2O ब्रेक होगा, H2O ब्रेक होगा, H प्लस एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें, +4। तो ये ऐसे ब्रेक हो रहा है H2O। फिर अभी क्या होगा, सनलाइट मिली, सबसे पहले तो हमको सनलाइट मिल गई। ओके, ये हमें यहाँ से सनलाइट मिली, सनलाइट को कैच किया इस एक्सेसरी पिगमेंट्स ने। एक्सेसरी पिगमेंट्स ने सनलाइट भेजी क्लोरोफिल ए के पास। अभी क्लोरोफिल ए में आ गई एनर्जी, बहुत ज्यादा मस्ती चढ़ गई है क्लोरोफिल ए को। तो अभी इसने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से लिया, इस इलेक्ट्रॉन को ऊपर पास किया एनर्जी से। ओके, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पकड़ेगा। ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। अब क्या होगा, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को पकड़ा, ये देगा, ये दे देगा आपको। एक सेकंड में ये वाला विंग रफ कर रही हूँ। प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन देगा +2 क्यूनोन। सुनो, ये आपके एनसीईआरटी के बाहर का है, लेकिन आपको याद रखना है बिकॉज ये 2020 का क्वेश्चन है। मुझे स्टिल याद है 2020 के नीट के पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि इसका ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्डर में पास हो रहा है। तो यहाँ से याद रखो, सबसे पहले तो प्लास्टो क्यूनोन को देगा, फिर प्लास्टो क्यूनोन के बाद साइटोक्रोम B6F,
साइटोक्रोम B6F को इलेक्ट्रॉन देगा, फिर वो इलेक्ट्रॉन पास होगा प्लास्टोसियानिन के पास। प्लास्टोसियानिन, ये देखो प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन। समझा? आपको ये ऑर्डर याद रखना है, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसियानिन। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन पास हुआ, फिर वो दे देगा क्लोरोफिल A को। अभी मैं आपको एक बात बता रही हूँ जो मैं बताना भूल गई, वो है कि ये जो दोनों फोटो सिस्टम्स है, ये है फोटो सिस्टम 1, सॉरी फोटो सिस्टम 2 और ये है फोटो सिस्टम 1। ये फोटो सिस्टम 2 इसलिए है और ये 1 इसलिए है बिकॉज ये 1 वाला पहले डिस्कवर हुआ, ये बाद में डिस्कवर हुआ था, और लेकिन काम पहले फोटो सिस्टम 2 का आता है। इसकी जो वेवलेंथ है ये होती है 680 nm, इसकी वेवलेंथ है 680 nm और इसकी है 700 nm। ओके, तो जैसे ही 680 nm का हमें, मतलब ये वाला जो क्लोरोफिल है ये 680 nm पे एक्टिवेट होता है, तो जैसे ही हमें 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ मिलेगी वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को उठाएगा, इलेक्ट्रॉन को भेजेगा भेजेगा भेजेगा, फिर प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, प्लास्टोसियानिन, फिर जाएगा ये क्लोरोफिल A के पास। क्लोरोफिल A से भी पास होगा ऊपर, क्लोरोफिल A से 700 nm की वेवलेंथ हमें मिल गई, तो फिर क्लोरोफिल A से इलेक्ट्रॉन पास होगा और ऊपर यहाँ पे भी एक्सेप्टर रहेगा, यहाँ पे एक्सेप्टर है, ये एक्सेप्टर आगे दे देगा फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन को। और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेजेंट है देखो NAD प्लस H प्रेजेंट है, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन के पास आया ये फेरेडॉक्सिन इनको दे देगा और ये बना लेंगे अपना NADPH। यहाँ तक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है। यहाँ पे हुआ वाटर स्प्लिटिंग, वाटर स्प्लिटिंग में काम आते हैं मैंगनीज और क्लोरीन। मिनरल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन, ये दोनों एलिमेंट्स काम आते हैं वाटर स्प्लिटिंग में। तो यहाँ पे हुई वाटर स्प्लिटिंग, जैसे ही पानी टूटा इलेक्ट्रॉन निकला, जैसे ही 680 nm का क्लोरोफिल A को मिला, क्लोरोफिल A हो गया एक्टिवेट, उसने पकड़ लिया इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया ऊपर, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से सनलाइट आ रही है ये वाली साइड से, ओके, एक बार लेजर पॉइंटर, हाँ। फिर इलेक्ट्रॉन दिया प्लास्टोक्यूनोन को, ये यहाँ पे है प्लास्टोक्यूनोन, नाम लिखा मैंने पूरा, प्लास्टोक्यूनोन को, फिर साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6F को, फिर दिया प्लास्टोसियानिन को, प्लास्टोसियानिन के बाद दिया क्लोरोफिल A, मतलब क्लोरोफिल A को नेक्स्ट वाले फोटोसिस्टम के। फिर क्लोरोफिल A को देने के बाद इसने ऊपर फेंक दिया, ऊपर फेंका इलेक्ट्रॉन, फिर एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, फिर यहाँ पे फेरेडॉक्सिन, यहाँ पे फेरेडॉक्सिन ने इलेक्ट्रॉन लिया, NADP और H यहाँ पे प्रेजेंट थे, उसको NADPH बना दिया। समझी बात यहाँ तक? तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया है लाइट रिएक्शंस का, एक प्रोडक्ट हमारे पास रेडी है, वो है NADPH। अभी मैं ये बताऊंगी कि क्या बोल रही थी मैं, ATP कैसे बनता है। हाँ, ATP कैसे बनता है, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे अभी H प्लस बचा है, ओके, ये है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, आगे पढ़ेंगे भी। यहाँ पे बहुत सारे H प्लस का एक्यूमुलेशन हो जाता है, पूरी केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस मैं आपको आगे प्रॉपरली बताती हूँ, लेकिन यहाँ पे अभी समझ लो आप कि H प्लस यहाँ पे बहुत सारे H प्लस बन गए, वाटर स्प्लिट हो के 3 वे से H प्लस बनते हैं, वो सारा पढ़ेंगे। तो ATP कैसे बन रहा है मुझे सिर्फ इतना बताना है अभी। NADPH एक प्रोडक्ट बन गया लाइट रिएक्शंस का, अभी ATP बनेगा। ये है थाइलेकॉइड की नीचे वाली मेम्ब्रेन, मतलब थाइलेकॉइड पूरा गोल है ना, तो ये ऊपर वाली में तो ये सारा चल रहा है फोटोसिस्टम का गेम, लेकिन यहाँ पे नीचे वाली मेम्ब्रेन में एक ये लगा होता है चैनल, ये है ATP सिंथेस, याद रखना ये है ATP सिंथेस, जिसमें से ये जितने भी H प्लस है वो फटाफट पास होते हैं। यहाँ पे बहुत H प्लस भर गए तो एकदम फास्टली इस ATP सिंथेस में से H प्लस निकलेंगे और बाहर जाके ADP से ATP बनेगा। तो ऐसे बनता है, आपको पूरा आगे बताती मैं, बट ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पे बनेगा ATP बाहर, ATP, और यहाँ पे ऊपर बनेगा NADPH। समझी बात?
आई होप आपको लाइट रिएक्शंस तो क्लियर हो गए होंगे। अभी रीड करें। लाइट रिएक्शंस और द फोटोकेमिकल फेज इंक्लूड लाइट एब्जॉर्प्शन, वाटर स्प्लिटिंग, ऑक्सीजन रिलीज एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स। ये देखो, ये जो ऑक्सीजन था ना, ये ही बाहर रिलीज हो जाता है, समझी बात, जो हम ब्रीथ करते हैं। ATP and NADPH, several protein complexes are involved in process. The pigments are organized into two discrete photochemical light harvesting complex within photosystem 1 and photosystem 2. These are named in sequence of their discovery and not in sequence in which they function. Function तो 2 पहले कर रहा है, 1 बाद में कर रहा है ना, लेकिन इनके डिस्कवरी पे इनका नाम रखा गया है। The light harvesting complex are made up of hundreds of pigments molecules bound to proteins. Each photosystem has all the pigments except one molecule of chlorophyll है, वो इसमें प्रेजेंट होता है, क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर में प्रेजेंट होता है बीच में के, forming light harvesting system also called antennae. These pigments help to make photosynthesis more efficient by absorbing different wavelength of light. The single chlorophyll A molecule forms reaction center. मैंने just बताया था कि single chlorophyll A molecule reaction center बनाता है. The reaction center is different in both photosystems. 1 में होता है 700 का और 2 में होता है 680 का। देखो, और मेन चीज ये जो हो रहा है यहाँ पे, इसको Z स्कीम बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है एंड ऐसे जा रहा है, तो इसको रीडॉक्स की स्केल पे Z स्कीम बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन किस पास हो रहा है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसलिए। नेक्स्ट, यहाँ पे Z स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन दे रखा है। ये है फोटोसिस्टम 2, ये है फोटोसिस्टम 1। जैसे मैंने आपको बताया, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ से यहाँ पे ADP और फॉस्फेट से ATP बनता है, और फिर इलेक्ट्रॉन, फिर यहाँ पे NADPH से NADP बन रहा है, वही सारा जैसे मैंने बताया। यहाँ पे बड़ा डीप में दे नहीं रखा। H2O 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस और एक ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। देखो यहाँ पे 2 लिखना भूल गई मैं, तो आप मत भूल जाना, जो समझे। नेक्स्ट है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी का टूटना। यू वुड देन आस्क हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। यहाँ पे PS1, ये PS1 है फोटोसिस्टम 1, इसको तो इलेक्ट्रॉन हर बार फोटोसिस्टम 2 दे रहा है। फोटोसिस्टम को कौन दे रहा है, वो है हमारा पानी टूटना, वाटर का स्प्लिटिंग होना, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है फोटोसिस्टम 2 को। Electrons that were moved from photosystem 2 must be replaced. This is achieved by electrons available due to splitting of water. The splitting of water is associated with PS2. Water is split into 2H plus O and electrons. This creates oxygen, one of the net products of photosynthesis. Oxygen भी create हो रहा है, जो उड़ जाएगी। The electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. तो फोटोसिस्टम 1 को तो 2 प्रोवाइड कर रहा है, 2 को ये प्रोवाइड कर रहा है, पानी। We need to emphasize that water splitting complex is associated with PS2. तो ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, ये वाला, ये पूरा यहाँ से PS2 से एसोसिएटेड होता है, ओके, which itself is physically located on inner side of membrane of thylakoid. thylakoid के मेम्ब्रेन पे इनर साइड में प्रेजेंट होता है। देखो, ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आई थिंक यहाँ पे मैं ऊपर आपको एक बार बता देती हूँ कि ये था हमारा थाइलेकॉइड, ये थी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन। यहाँ पे वो जो मैंने पूरा बड़ा सारा प्रोसेस बताया वो यहाँ पे हुआ फोटोसिंथेसिस में। और यहाँ पे नीचे क्या था, यहाँ पे प्रॉपरली मैं ड्रॉ करती हूँ, ये था CF0, ये है CF1 पार्टिकल्स, ये CF1 पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे बहुत सारे H+ हो गए थे, याद है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस जो है उसमें वही बताया गया है कि यहाँ पे जितने भी H+ एक्यूमुलेट होते हैं वो बहुत एक्सट्रीमली स्पीड से F0 F1 पार्टिकल से निकलेंगे, यहाँ पे बाहर निकलेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट है ADP, उस एनर्जी से ADP ATP में बन जाएगा। ADP प्लस यहाँ पे होता है ADP प्लस IP क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ADP प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेते हैं ATP। तो ऐसे यहाँ पे ATP बन रहा था और यहाँ पे हमारा
NADPH। NADPH कैसे बन रहा था वो मैंने बताया। देखो ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, दोनों फोटो सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं एक साथ, Z स्कीम बन रही है एंड ऑल। ये है फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑब्वियसली फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब फोटो मतलब सनलाइट को यूज करके फॉस्फोराइलेशन होना, फॉस्फेट का ऐड होना, ATP का बनना, इसको बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो ये है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिकॉज यहाँ पे कोई साइकिल नहीं है, ऑब्वियसली ये नॉन साइक्लिक है ना, ये ऐसे 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 Z स्कीम बन रही है और इलेक्ट्रॉन रिपीट नहीं हो रहा है। यहाँ पे हमें एक प्रोडक्ट हमारा मिल रहा है NADPH, दूसरा प्रोडक्ट हमको यहाँ पे मिला था ATP। समझी बात? दो प्रोडक्ट मिल गए। अभी यहाँ पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1। ये वाला जो फोटो सिस्टम है, फोटो सिस्टम 1 सेकेंड वाला, मतलब ये वाले साइड वाला जो बाद में काम आ रहा है, फोटो सिस्टम 1 700 नैनोमीटर वाला, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ वो ही काम आएगा। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ फोटो सिस्टम 1 होता है। ये इलेक्ट्रॉन पास करेगा, वाटर की स्प्लिटिंग से इलेक्ट्रॉन मिला, इलेक्ट्रॉन ये पास करेगा, ऊपर देगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे लिख के नहीं दिया इन्होंने, बट देखो फेरेड ऑक्सीजन के पास, पहले भी वही हो रहा था, वो फेरेड ऑक्सीजन के पास जा रहा था, फिर फेरेड ऑक्सीजन से वो NADP प्लस H के पास इलेक्ट्रॉन गया तो हमको बन रहा था NADPH। लेकिन यहाँ पे फेरेड ऑक्सीजन देता है इलेक्ट्रॉन, उधर नहीं देता, वो उनको नहीं देता। यहाँ पे फेरेड ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम B6F, साइटोक्रोम B6F को ये इलेक्ट्रॉन देगा, और साइटोक्रोम B6F आगे इलेक्ट्रॉन देगा प्लास्टोसियानिन को, PC लिख दे रही हूँ मैं क्योंकि PC ही बोलते हैं उसको, प्लास्टोसियानिन को। प्लास्टोसियानिन इलेक्ट्रॉन फिर से दे देगा इधर। समझ रही है ये साइकिल आपको? तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन गया, एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट किया, फेरेड ऑक्सीजन को दिया, फेरेड ऑक्सीजन से गया साइटोक्रोम B6F के पास, B6F से प्लास्टोसियानिन, प्लास्टोसियानिन से फिर से, तो ये पूरी साइकिल रिपीट हो रही है। ये है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो इसमें NADPH नहीं बनेगा, इसमें NADPH नहीं बनेगा, इसमें सिर्फ बनेगा ATP और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों बनेगी? क्योंकि वाटर स्प्लिटिंग तो हो रही है ना, तो ऑक्सीजन बन जाएगी। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में 3 प्रोडक्ट्स बन रहे थे, ATP, NADPH, ऑक्सीजन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADPH नहीं बन रहा तो बनेगा ATP और ऑक्सीजन। आई होप आपको जितना भी मैंने अभी तक समझाया है समझ गई ये बात। देखो अभी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। Let us now try and understand how actually ATP is synthesized in chloroplast. Actually ATP बन कैसे रहा है? The chemiosmotic hypothesis has been put forward to explain mechanism. Like in respiration, in photosynthesis too, ATP is synthesized linked to development of proton gradient across a membrane. Chemiosmotic hypothesis में यहाँ पे हमको क्या लग रहा है? ये across the membrane क्या हो रहा है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन्स, H+ मतलब प्रोटॉन, तो इतने सारे प्रोटॉन्स यहाँ पे जमा हो गए, तो इसको बोलते हैं प्रोटॉन ग्रेडियंट। तो ये प्रोटॉन्स अब यहाँ पे बहुत जोर का प्रेशर लगा रहे हैं कि बाहर जाने दो हमें, तो उनको बाहर जाने के लिए हमने एक डोर दे दिया, यहाँ से निकल लो। तो CF0, CF1 पार्टिकल से वो निकलते हैं, उसमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ATP बनाते हैं। आई होप यहाँ तक समझा। दीज आर द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलेकॉइड्स, मतलब थाइलेकॉइड के मेम्ब्रेन के उधर प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, दिख रहा है ना, ये थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन, यहाँ पे बनेगा प्रोटॉन ग्रेडियंट। There is one difference though. Here proton accumulation is towards inner side of membrane in the lumen. Lumen में हो रहा है प्रोटॉन का accumulation, किसके? थाइलेकॉइड के lumen में। ये इतनी बार पूछे वाला क्वेश्चन है ना, प्रोटॉन का accumulation कहाँ पे होता है? थाइलेकॉइड के lumen में, थाइलेकॉइड के अंदर वाली जगह में जहाँ पे वाटर टूटा। In respiration, protons accumulate in intermembrane space of mitochondria. When respiration में देखो protons accumulate in the intermembrane space, mitochondria की intermembrane space में होता है, इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स मूव थ्रू ETS, ये बाद में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेस प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। वी नीड टू कंसिडर अगेन प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर ट्रांसपोर्ट टू डिटरमाइन स्टेप्स दैट कॉज प्रोटॉन ग्रेडियंट टू डेवलप। प्रोटॉन ग्रेडियंट किस किस रीजन से बन रहा है? Since splitting of water molecule takes place on the inner side of membrane, splitting of water अंदर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन तो निकल लिया, ऑक्सीजन भी उड़ गई, बचा क्या? H+। तो H+ सारे अंदर गोला हो रहे हैं ना इसके थाइलेकॉइड के लुमेन में। Protons or hydrogen ion that is produced by splitting of water accumulate within the lumen of thylakoid. As electrons move through
Protons are transported across the membrane. This happens because primary acceptor of electron, which is located to our outer surface of membrane, transfers the electron to an electron carrier, but to H. Hence, this molecule removes proton from stroma while transporting the electron. देखो, तो वो जो सेकेंड पॉइंट बताया है, तो साइटोक्रोम जब इलेक्ट्रॉन इधर इलेक्ट्रॉन देगा, तब वो एक H प्लस को भी खींच के ऐसे अंदर डाल देगा. हर बार ये एक H प्लस अंदर डालता है साइटोक्रोम B6F. तो साइटोक्रोम B6F H प्लस अंदर डाल रहा है, तो यहाँ पे H प्लस और गोला हो रहा है. समझा? तो ये सेकेंड रीजन था. When this molecule passes on its electron to electron carrier on the inner side of membrane, the proton is released into inner side of lumen of membrane. तो वो अंदर की साइड एक H plus डाल देता है. The NADP reductase enzyme is located on stroma side of membrane. NADP reductase enzyme देखो ये यहाँ पे जहाँ पे मैंने बताया कि NADP से NADPH बन रहा है, यहाँ पे एंजाइम होगी बाहर. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी क्योंकि ये मैंने अंदर लिखा तो आपको लगेगा कि ये मेम्ब्रेन में हो रहा है, ये यहाँ नहीं हो रहा. यहाँ पे जहाँ पे मैंने प्लास्टोक्यूनोन प्लास्टोसाइनिन लिखा है ना, ये यहाँ पे हो रहा है. वेट, कैसी मेम्ब्रेन है? मेम्ब्रेन में ये है फोटोसिस्टम्स. तो यहाँ पे बाहर फोटोसिस्टम के यहाँ पे है NADP रिडक्टेस. NADP रिडक्टेस. इसने फेरेडॉक्सिन को दिया, फेरेडॉक्सिन ने बाहर दे दिया इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे NADP प्लस H प्लस इलेक्ट्रॉन बना लेंगे NADPH. तो ये बाहर वाली साइड हो रहा है ना, यही एक्सप्लेन करना था बिकॉज मैंने वो अंदर लिख दिया था. Along with electrons that come from acceptor of electron of PS1, protons are necessary for reduction of NADP to NADPH. These protons are also removed from stroma. हमने वहां पे देखा, ये था हमारा थाइलेकॉइड, ये थी थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन. यहाँ पे था, ऊपर थे तो फोटोसिस्टम्स, नीचे था CF0F1 पार्टिकल. CF1 पार्टिकल. यहाँ पे था बहुत सारा प्रोटॉन ग्रेडियंट. तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट 3 वजह से आता है. फर्स्ट है वाटर स्प्लिटिंग, पता है आपको. सेकंड है साइटोक्रोम B6, वो भी एक H प्लस अंदर डाल के जाता है, वो भी मैंने बताया, तो उससे भी प्रोटॉन ग्रेडियंट हो रहा है. थर्ड है NADP रिडक्टेस. NADP रिडक्टेस जो एंजाइम यहाँ पे वर्क करती है, जो NADPH बना रही है. NADP रिडक्टेस यहाँ पे प्रेजेंट होती है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ स्टोमा. यहाँ पे होगी NADP रिडक्टेस. और यही एंजाइम साइक्लिक वाले में नहीं होती है, इसलिए NADPH नहीं बनता है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाता है. NADPH रिडक्टेस सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में होती है. तो यहाँ पे देखो, आपको याद है ना, फेरेडॉक्सिन से यहाँ पे मिला था इलेक्ट्रॉन और NADPH बना था. तो इस टाइम भी एक प्रोटॉन अंदर फेंका जाता है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोटॉन हो जाते हैं. अब यहाँ पे बहुत प्रोटॉन हो गए, इसमें बहुत एनर्जी हो गई, अब सारे प्रोटॉन को बाहर निकलना है. यहाँ बन गया है प्रोटॉन ग्रेडियंट. सारे प्रोटॉन को हम यहाँ पे दरवाजा खुला कर देते हैं, यहाँ से निकल लो CF0F1 पार्टिकल से. यहाँ से ये निकलते हैं तो ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मिलके एनर्जी से बना लेते हैं ATP. यहाँ पे हो गया फॉर्मेशन ATP का, यहाँ पे हो गया NADPH का. हमारे 2 मेन प्रोडक्ट्स मिल गए. इसको ही बोलते हैं केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट तोड़ के ATP बनाया जाता है. देखो, अभी तक हमने लाइट रिएक्शंस पढ़ी. लाइट रिएक्शन कैसे होती है पढ़ ली. लाइट रिएक्शंस में हमने ATP और NADP प्रोड्यूस किया. तो लाइट रिएक्शन का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ATP एंड NADPH बनाना सनलाइट की मदद से. डार्क रिएक्शंस का सिग्निफिकेंस ये होता है कि ATP एंड NADPH की हेल्प से ग्लूकोज बनाना. तो अभी तक हमने लाइट रिएक्शंस पढ़ ली. हमारे ATP और NADPH बनके रेडी है. अब देखते हैं कि डार्क रिएक्शन कैसे होती है.
ग्लूकोज कैसे बनता है। नेक्स्ट ये है, यहाँ पे लिखा ही नहीं क्या मैंने, ये है केल्विन साइकिल। C3 साइकिल। अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, हाँ अभी मेरी बात ध्यान से सुनो। C3 साइकिल जो है वो ईच एंड एवरी प्लांट में C3 साइकिल होती है। जहाँ भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है वहाँ C3 साइकिल हो रही है। C3 साइकिल और C4 साइकिल में डिफरेंस ये है कि C4 साइकिल में एक अलग सा मैकेनिज्म होता है फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब एक वेस्टफुल प्रोसेस फोटो रेस्पिरेशन को हमें नहीं होने देना है, इसलिए C4 प्लांट्स में कुछ एडवांसमेंट्स होती है, लेकिन C4 प्लांट्स में भी C3 साइकिल हो रही होती है। ओके, अभी C3 साइकिल है क्या एक्चुअली वो देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, रिबुलोस 1,5 बायफॉस्फेट है। रिबुलोस 1,5 बायफॉस्फेट ये फर्स्ट एक्सेप्टर है, ओके, प्राइमरी एक्सेप्टर, और ये रिएक्शन हो रही होती है स्ट्रोमा में। तो लाइट रिएक्शंस हमने देखा कि लाइट रिएक्शंस जो है वो हो रही है थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन में, थायलाकॉइड मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लैमेली में। स्ट्रोमा लैमेली वो जो जोड़ रहा था ग्रैना को, वो स्ट्रोमा लैमेली में, और ये हो रहा है स्ट्रोमा में। ओके नेक्स्ट, तो देखो स्ट्रोमा में ये सब हो रहा है। रिबुलोस 1,5 बायफॉस्फेट जो है इसमें CO2 और H2O ऐड होता है। CO2 और H2O ऐड होता है, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। अभी ये है 5 कार्बन का कंपाउंड, तो ये 5 कार्बन के कंपाउंड से एक और कार्बन यहाँ पे CO2 का जो ऐड होगा, CO2 का एक और कार्बन ऐड होगा, और यहाँ पे एंजाइम काम कर रही है रुबिस्को, तो CO2 का एक और कार्बन ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास है 6 कार्बन। लेकिन अभी कोई 6 कार्बन कंपाउंड नहीं बनता है, एक 3 कार्बन कंपाउंड बनता है, दो, मतलब 2 3 कार्बन कंपाउंड बनते हैं, तो 6 कार्बन हो गए। वो है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 PGA, 3 फॉस्फोग्लिसरेट। तो ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, याद रखना, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद ये फर्स्ट स्टेप हो गई कार्बोक्सिलेशन। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल स्टेप, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप थी कार्बोक्सिलेशन। अब होगा रिडक्शन। इसमें क्या होता है, 2 ATP और 2 NADPH की मदद से बनता है ट्रायोस फॉस्फेट। तो 2 ट्रायोस फॉस्फेट बनते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है। ओके, 2 ट्रायोस फॉस्फेट बन गए, एक के लिए 1 ATP लगता है, तो 2 बनने के लिए 2 लगेंगे, तो यहाँ पे 2 ATP और 2 NADPH लेके हम बना रहे हैं 2 ट्रायोस फॉस्फेट। अभी भी हमारे पास 6 कार्बन है। अभी रीजनरेशन, हमको फिर से बनाना है रिबुलोस 1,5 बायफॉस्फेट जो 5 कार्बन का कंपाउंड था। तो रीजनरेशन के लिए यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन है, तो हमने एक कार्बन रिमूव कर दिया, ये रहा एक कार्बन जो हमने रिमूव किया। यहाँ पे रीजनरेशन हो रहा है, रीजनरेशन के लिए एक और ATP खर्च करना पड़ेगा, ATP से ADP बन जाएगा, एक और ATP खर्च होगा। तो टोटल यहाँ पे खर्च हो रहे हैं 2 + 1 3 ATP एंड यहाँ पे 2 NADPH। ये इतना अभी का हमारा कैलकुलेशन है कि 3 ATP और 2 NADPH खर्च हो रहे हैं, और हमें मिला एक कार्बन। अभी इससे बनेगा ग्लूकोज। ग्लूकोज होता है 6 कार्बन कंपाउंड, ग्लूकोज है 6 कार्बन कंपाउंड। तो ये केल्विन साइकिल चलेंगी 6 बार, ये जो C3 साइकिल है ये 6 बार चलेगी, उसके बाद मिलेगा एक ग्लूकोज। तो 6 बार चलने के बाद एक ग्लूकोज मिलेगा, मतलब अगर एक साइकिल में हमको 3 ATP लग रहे हैं तो 6 साइकिल में लगेंगे 6 × 6 कर ले, और × 6 इज इक्वल्स टू 6 साइकिल में हमको लगेंगे, यहाँ पे कलर दूसरा ले लेते हैं, 18 ATP और 12 NADPH। समझी बात, 18 ATP और 12 NADPH हमको 6 मतलब एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करने के लिए लगेंगे। तो ये है पूरा अभी तक का कैलकुलेशन। बहुत सारे बच्चों को ये कैलकुलेशन ही समझ में नहीं आता है। मैंने अभी पूरा फोटो रेस्पिरेशन पढ़ाया और मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही नहीं दबाया था। चलो देखो फोटो रेस्पिरेशन फिर से। तो फोटो रेस्पिरेशन होता क्या है, सबसे पहले तो जो हमारा ये एंजाइम है केल्विन साइकिल में, ये जो हमारे पास एंजाइम है रुबिस्को, इसके पास कार्बन भी है, सॉरी मतलब
कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी भी है और ऑक्सीजनेज एक्टिविटी भी है। मतलब ये कार्बन को भी फिक्स कर सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, और ऑक्सीजन को भी फिक्स कर सकता है। इसलिए हमको इसको ऑक्सीजन से बचाना है, हमको कार्बन फिक्स कराना है, ये पूरी प्रोसेस करानी है केल्विन साइकिल, और एंड में हमको कार्बन चाहिए ग्लूकोज बनाने के लिए, हमारा फूड बनाने के लिए। लेकिन जब ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाए तो ये ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो करेगा। अगर इसने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी शो की तो हो जाएगा फोटो रेस्पिरेशन, मतलब एक वेस्टफुल प्रोसेस। फोटो रेस्पिरेशन में होता क्या है, देखो सबसे पहले तो है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी पूछा गया था। क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास आरयूबीपी है, आरयूबीपी, ओके। आरयूबीपी, एक सेकेंड, आरयूबीपी को हम ऐसे फिक्स करके ये नॉर्मल केल्विन साइकिल चलता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन यूज हुआ यहाँ पे, अगर ऑक्सीजन यूज हो गया तो बन जाएगा एक एबनॉर्मल कंपाउंड। देखो ये 5 कार्बन का है, यहाँ पे एक कंपाउंड बनेगा 3 कार्बन का, वो है पीजीए, फॉस्फोग्लिसरेट। और क्या बन रहा था, हाँ ग्लाइकोलेट, सॉरी मैं भूल गई, ग्लाइकोलेट। ये है 2 कार्बन कंपाउंड, तो ये 5 कार्बन ऐसे डिवाइड हो गए, 3 कार्बन और 2 कंपाउंड, 2 कार्बन कंपाउंड, और ग्लाइकोलेट इज अ फालतू कंपाउंड। तो ये है वेस्ट कंपाउंड, इसका कोई काम धंधा नहीं है हमें। फिर क्या होता है, यहाँ पे 1 एटीपी भी लग जाता है, 1 एटीपी भी इस प्रोसेस में वेस्ट हो जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये एक CO2 भी वेस्ट कर देता है, उड़ा दी CO2। तो इस प्रोसेस ने कितना हमारा नुकसान कराया। सबसे पहले नॉर्मल केल्विन साइकिल नहीं चली, हमको कार्बन फिक्स होके नहीं मिला, हम ग्लूकोज बनाने की प्रोसेस में आगे नहीं गए। सेकेंड चीज, एक एटीपी वेस्ट हो गया। थर्ड चीज, एक फालतू सा कंपाउंड बन गया जिसका कोई काम नहीं है। और एक चीज, CO2 भी वेस्ट कर दी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, CO2 को इसने उड़ा दिया। तो ये है फोटो रेस्पिरेशन, इट इज अ वेस्टफुल प्रोसेस। अभी ये कब होती है बताया मैंने, हाईलाइट इंटेंसिटीज में, हाईलाइट में जहाँ पे बहुत ज्यादा लाइट होगा वहां पे O2 की मात्रा ज्यादा होगी, बिकॉज वहां पे O2 की मात्रा ज्यादा होगी बिकॉज टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। ये पहले बताने वाली बात थी, टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो O2 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी अंदर। O2 बहुत ज्यादा बढ़ गया तो फिर ये O2 यूज कर लेगा, ऑक्सीजन यूज करेगा, तो इसकी ये जो हमारा रुबिस्को है, रुबिस्को, तो इसकी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी, इसलिए ये हाईलाइट इंटेंसिटीज में होता है। तो मैं ये बता रही थी कि C3 और C4 में यही डिफरेंस है कि C3 में फोटो रेस्पिरेशन हो जाती है, C3 में अगर हाई लाइट इंटेंसिटीज हो तो फोटो रेस्पिरेशन होती है, वेस्टफुल प्रोसेस हो जाती है। लेकिन C4 में ऐसे हमने मॉडिफिकेशंस कर दिए, हमने इन द सेंस प्लांट ने ऐसे खुद के अंदर मॉडिफिकेशंस कर लिए कि वो फोटो रेस्पिरेशन प्रिवेंट करता है। तो कभी भी याद रखना, ओनली ऑकर्स इन C3 plants, never in C4, never in C4 plants। C4 plants में भी केल्विन साइकिल चलेगी, उनमें कोई अलग सी साइकिल नहीं होती है, केल्विन साइकिल हर जगह चलती है। सिर्फ C4 प्लांट्स में हमने ऐसे मॉडिफिकेशंस कर दिए हैं, C4 प्लांट्स में हमने ऐसे मॉडिफिकेशंस कर दिए कि हम फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट कर सके। अभी नेक्स्ट देखेंगे C4 साइकिल। देखो C4 साइकिल, इसमें क्या होता है, ये मैं पहले से ड्रॉ तो करके लाई हूँ, इसका नाम है क्रान्स एनाटॉमी, क्रान्स एनाटॉमी। अभी हमको फोटो रेस्पिरेशन से खुद को बचाना है, मतलब हमको O2 से फाइट करना है, ओके। O2 हमारा दुश्मन है। हमने क्या किया, ये जो हमारी मिड वेन है उसके आजू बाजू लगा दिए बंडल शीट सेल्स। ये जो ब्लू कलर वाले हैं ये है बंडल शीट सेल्स, बंडल शीट सेल्स, मतलब O2 कहीं से भी अंदर ना आ पाए। ये बंडल शीट सेल्स ने टाइटली पैक्ड होता है कि यहाँ से कहीं से भी O2 अंदर नहीं आ सकती, और ये है मेसोफिल सेल। तो देखो नॉर्मली हमारा C3 साइकिल किस में चल रहा था, मेसोफिल सेल में, लेकिन इस बार हम क्या करते हैं, C3 साइकिल चलाते हैं बंडल शीट सेल में।
हम हमारा रुबिस्को जो है, रुबिस्को से ही प्रॉब्लम है ना सारी। रुबिस्को के पास ऑक्सीजनेस भी एक्टिविटी है, तो हमको रुबिस्को तक ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देना है, तो हमने रुबिस्को को छुपा के रख दिया तिजोरी में। ये हमने रुबिस्को डाल दिया बंडल शीट सेल्स में, और वो इतनी टाइट हमने पैक कर दी कि उसमें O2 जा ही नहीं सकती है, और एक पूरा मैकेनिज्म लगाया है। तो अभी तक यहाँ तक समझ गया, ये मीसोफिल सेल्स है, ये बंडल शीट सेल्स है। अभी इनको जूम करके मैं बता रही हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। सबसे पहले तो C4 साइकिल में क्या होता है कि ये है पेप, ये है फर्स्ट CO2 एक्सेप्टर, तो यहाँ से आएगा CO2। ओके, CO2 आया, इसने CO2 को एक्सेप्ट कर लिया। ये था 3 कार्बन कंपाउंड, इसने बनाया 4 कार्बन कंपाउंड जो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड के बाद इसने आगे एक और C4 एसिड बनाया, हो सकता है एस्पार्टिक एसिड, हो सकता है मैलिक एसिड। तो ऐसे इसने C4 एसिड बनाए। इसी रीजन से इसको C4 साइकिल बोलते हैं, बिकॉज इसका जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ये 4 कार्बन का है। समझी बात यहाँ तक? इसके बाद ये जो C4 एसिड है ये अंदर जाएगा। यहाँ पे हमने इतना पैक रखा है ना इन दोनों के बीच में, देखो ये वो वाली स्पेस है, ये दिख रही है इन दोनों वाली स्पेस, ये वो वाली इन दोनों के बीच की स्पेस है। तो यहाँ से गैसेस अंदर नहीं जा सकती है, यहाँ से सिर्फ कंपाउंड जा सकते हैं। और कंपाउंड कौन सा गया हमारा? C4 एसिड हमने बनाया, C4 एसिड भेज दिया। तो हमने क्या किया, जो कार्बन डाइऑक्साइड को हमको तो कार्बन को अंदर हमको भेजना था, कार्बन डाइऑक्साइड को, उसको हमने एक एसिड में कन्वर्ट करके अंदर भेजा, बिकॉज गैसेस अलाउड नहीं है, CO2 गैस है, गैसेस अलाउड नहीं है, हमने उसको एक एसिड में कन्वर्ट करके अंदर भेजा। और अंदर जाके अभी O2 तो नहीं जा पाएगा ना, CO2 को हमने ऐसे मैकेनिज्म से भेज दिया। और जो पेप होता है उसके पास सिर्फ कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है, मतलब वो CO2 को ले सकता है, CO2 को एसिड में कन्वर्ट करके वो भेज देगा। तो पेप CO2 की हेल्प कर सकता है, O2 को पेप नहीं कर सकता, बिकॉज उसके पास कोई ऑक्सीजनेस एक्टिविटी नहीं है, नो ऑक्सीजनेस एक्टिविटी हियर। तो O2 तो बाहर रह जाएगी, ये रह गई बेचारी O2 हमारी, तो ये बाहर ही रह गई। CO2 गया अंदर, तो CO2 को हमने एसिड बना के अंदर भेज दिया। अभी हमको CO2 नॉर्मल चाहिए, बिकॉज आगे केल्विन साइकिल में यूज करना है। तो यहाँ से हम डी कार्बोक्सिलेशन करा के फिर से CO2 को केल्विन साइकिल में भेज देते हैं। तो समझी बात, यहाँ पे हमने कितना स्मार्ट गेम खेला है। तो फिर C4 एसिड बन जाएगा C3 एसिड, और एक C CO2 के रूप में अंदर चला गया केल्विन साइकिल में। फिर वो नॉर्मल जो मैंने आपको केल्विन साइकिल सिखाई वो चलेगी। उसके बाद C3 एसिड इधर जाएगा, C3 एसिड, और फिर हो जाएगा रीजनरेशन से बन जाएगा पेप, फिर से C3 बन जाएगा पेप 3 कार्बन का, और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो फिर से यही एक्टिविटी कंटिन्यू होगी, इसको बोलते हैं C4 साइकिल। समझी बात? तो केल्विन साइकिल तो हर इसमें चल रही है, जो मैंने केल्विन साइकिल C3 साइकिल आपको समझाई वो हर एक इसमें चल रही है, एवरी प्लांट में। सिर्फ C4 प्लांट में ये पूरा एक्स्ट्रा मैकेनिज्म होता है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात, इस पूरे एक्स्ट्रा मैकेनिज्म अगर हमने लगाया है तो इसके पैसे भरने पड़ेंगे। तो पैसे हमको 1 ATP के रूप में भरने पड़ते हैं, मतलब एनर्जी। तो यहाँ पे 1 ATP एक्स्ट्रा लगेगा। समझी बात? दिस वॉज द होल थिंग। एंड एक और चीज, ये जो पूरा मैकेनिज्म हमने चलाया है, इसमें अब इतना हमने स्मार्ट वे में गेम खेला, इतना पूरा एक्स्ट्रा मैकेनिज्म लगाया, जस्ट बिकॉज हमको O2 को अंदर नहीं भेजना है, CO2 को भेजना है, तो इन सबका एक्स्ट्रा खर्चा लगेगा। वो एक्स्ट्रा खर्चा है 2 ATP का। नॉर्मल केल्विन साइकिल में हमको 3 ये लग रहे थे, 3 ATP एंड 2 NADPH, राइट? याद है? और इसमें लग जाएंगे 2 ATP एक्स्ट्रा। तो ये पूरा हो गया एक केल्विन साइकिल का खर्चा। लेकिन हमको 6 बार साइकिल चलानी होती है, ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं ना, तो 6 कार्बन फिक्स करना है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना है। तो ये साइकिल चलेंगी 6 बार, तो ये हो जाएगा इंटू 6। तो देखो ATP कितने लग रहे हैं, ATP सबसे पहले 18 प्लस 18 ATP प्लस हमको लग रहा है 12 ATP प्लस हमको लग रहे हैं 12 NADPH। समझी बात? तो ये पूरा खर्चा है। चलो ATP NADPH कैलकुलेशन हो गया। और डार्क रिएक्शन के ये हमने मेन पार्ट पढ़ लिए, इसी को हैचेंस-लैक पाथवे बोलते हैं। डार्क रिएक्शन के सारे मेन पार्ट हमने पढ़ लिए। देखो लाइट रिएक्शन में क्या था, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा, Z स्कीम, फिर और क्या था,
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, वो सारी चीजें हमने पढ़ी। फिर डार्क रिएक्शन में हमने ये देखा कि C3 साइकिल क्या होती है, C4 साइकिल क्या होती है, फोटो रेस्पिरेशन को कैसे रोका जाए C4 साइकिल में। ये होता है, इसके मेन एग्जाम्पल थे मेज, रुको कहाँ पे लिखूं मैं अभी, यहाँ पे मेज, sorghum, ये वाले प्लांट्स में होता है। और मेन चीज, ये क्वेश्चन हर बार इतनी बार आ चुका है ये क्वेश्चन की C4 साइकिल और C3 साइकिल में डिफरेंस क्या होता है, कौन सी प्रोसेस का, तो ऑटो रेस्पिरेशन का फर्क है। समझी बात। फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, कौन से फैक्टर्स फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। An understanding of factors that affect photosynthesis is necessary. Rate of photosynthesis is very important in determining the yield of plant, including crop plants. Photosynthesis is under the influence of several factors, both internal and external. The plant factors include the number, size, age and orientation of leaves, mesophyll cells and chloroplasts. Internal CO2 concentration and amount of chlorophyll. इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। इंटरनल फैक्टर है CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल, एक्सटर्नल फैक्टर्स है विंड और वाटर एंड टेम्परेचर, ये सारी चीजें। द प्लांट और इंटरनल फैक्टर्स आर डिपेंडेंट ऑन जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन एंड द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो प्लांट की ग्रोथ पे भी और जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करता है। द एक्सटर्नल फैक्टर्स वुड इंक्लूड अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 concentration, water. As the plant photosynthesizes, all these factors will simultaneously affect its rate. Hence, though several factors interact and simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation, usually one factor is major cause or is the one that limits the rate. Hence, at any point, the rate will be determined by the factor available at suboptimal levels. एक factor ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसको देखो, ये है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। ऐसी चीजें जो सबसे कम है ना, वो ज्यादा अफेक्ट करेंगी, तो ये है ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। व्हेन सेवरल फैक्टर्स अफेक्ट बायोकेमिकल प्रोसेस, ब्लैकमैन्स 1905 लिमिटिंग फैक्टर्स का लॉ कम्स इनटू इफेक्ट। दिस स्टेट्स द फॉलोइंग, ये लॉ क्या बोलता है, इफ अ केमिकल प्रोसेस इज अफेक्टेड बाय मोर देन वन फैक्टर, देन इट्स रेट विल बी डिटरमाइंड। रेट किससे डिटरमाइन होता है, बाय द फैक्टर which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affects the process of its quantity is changed. अगर उसको हम फास्ट या स्लो कर दे, उस एक इंसान को या फिर उस एक फैक्टर को ज्यादा या कम कर दे, तो उस पर रेट डिपेंड करेगा जो सबसे कम होता है। फर्स्ट फैक्टर है हमारा लाइट। We need to distinguish between light quality, light intensity, and the duration of exposure to light while discussing light as the factor that affects photosynthesis. There is a linear relationship between incident light and CO2 fixation rates at low light intensities. देखो ग्राफ ऐसा होता है, यहाँ पे है लाइट इंटेंसिटी, बहुत गंदी हैंड राइटिंग। अभी ये लाइट इंटेंसिटी समझ लो आप, मैंने क्या लिखा है मुझे भी नहीं समझ रहा है। यहाँ पे था रेट, तो जब तक स्टार्टिंग में कैसे होता है, लो लाइट इंटेंसिटी पे, यहाँ पे इन्होंने बताया लो लाइट इंटेंसिटी पे, मतलब ऐसे जैसे ही हम लाइट इंटेंसिटी धीरे 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 इंक्रीज करेंगे तो रेट हमारा इंक्रीज होगा, एक लीनियर रिलेशनशिप। बट उसके बाद इट विल बी लाइक दिस, फिर रेट अफेक्ट नहीं कर रहा होगा, मतलब एक लेवल तक ही हमको लाइट इंटेंसिटी की जरूरत है। देखो 10% ऑफ सनलाइट में सैचुरेशन आ जाता है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेशन, इसके ऊपर हमें जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे, तो स्टार्टिंग में तो जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे रेट इंक्रीज होगा, बट उसके बाद ये लीनियर हो जाएगा। इतना ही बोला है इस पूरे पैराग्राफ में। एट हायर लाइट इंटेंसिटीज gradually the rate does not show further increase as other factors become limiting. Other factors limiting बन जाते हैं। What is interesting to note is that light saturation occurs at 10% of full sunlight, जैसे मैंने बताया 10% पे full saturation आ जाएगा। Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor in nature. Light बहुत rarely limiting factor है, mainly CO2 थोड़ा सा limiting factor हो जाता है। Increase in incident light beyond a point causes breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis. बहुत ज़्यादा भी light intensity हमें नहीं चाहिए, उससे chlorophyll का ब्रेकडाउन होता है, क्लोरोफिल की ब्लीचिंग हो जाती है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस। जैसे मैंने बताया, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इज वेरी लो इन एटमॉस्फेयर, बिटवीन 0.03 से 0.04% ही है। अगर इसको 0.05 पे लाया जाए तो रेट्स इंक्रीज होंगे। बियॉन्ड दिस लेवल
वो डैमेजिंग भी हो सकता है, इससे भी ज्यादा नहीं चाहिए। C3C4 plants respond differently to CO2 concentrations. At low light conditions, neither group responds to high CO2 conditions. देखो लो लाइट कंडीशंस है तो और बहुत ज्यादा CO2 है तो दोनों भी रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं। एट हाई लाइट इंटेंसिटीज, लाइट इंटेंसिटी भी हमने हाई दी, both C3 and C4 plants show increase in rate of photosynthesis. What is important to note is that C4 plants show saturation at about 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, ऐसा ही कुछ है इस यूनिट का नाम, 360 माइक्रोलीटर पर लीटर of air, while C3 plants responds to increased CO2 concentration and the saturation is seen only beyond 450 माइक्रोलीटर पर लीटर। देखो C3 plants जो है उनको ज्यादा लगता है सैचुरेशन के लिए, C3 प्लांट्स को ज्यादा ये लगता है क्या बोलते हैं CO2 कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज C3 प्लांट्स के पास एक तो ये भी नहीं है वो मैकेनिज्म क्रांस एनाटॉमी, उसके पास क्रांस एनाटॉमी भी नहीं है तो उसको CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लगती है, इसको CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम लगती है, इसका 360 पे ही सैचुरेशन आ गया C4 प्लांट्स का, बिकॉज हमारे पास सारा लाइक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए। Thus, current availability of CO2 levels is limiting to C3 plants. The fact that C3 plants respond to higher CO2 concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity has been used for some greenhouse crops such as tomato and bell pepper. They are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yields. तो ऐसे इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है टेम्परेचर, द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड, दो the light reactions are also temperature sensitive, they are affected to much lesser extent. डार्क रिएक्शंस में एंजाइम्स है उसका काम है और टेम्परेचर कंट्रोल्ड है इसलिए वो ज्यादा अफेक्ट होती है, लाइट रिएक्शंस कम अफेक्ट होती है। The C4 plants respond to higher temperature and show higher rate of photosynthesis, while C3 plants have much lower temperature optimum. इसको टेम्परेचर का ज्यादा कुछ नहीं है C3 plants को, उसको कार्बन डाइऑक्साइड का था, बट C4 plants को टेम्परेचर ज्यादा लगता है। The temperature optimum for photosynthesis of different plants also depends on habit that they are adapted to. Tropical plants have higher temperature optimum than the plants adapted to temperate climates. हो गया लास्ट फैक्टर्स, नहीं लास्ट बचा है, लास्ट सेकेंड हुआ, लास्ट है वाटर। इवन दो वाटर इज वन ऑफ द reactants in light reaction, water splitting complex, the effect of water as factor is more through its effect on plant rather than directly on photosynthesis. Photosynthesis से ज्यादा पूरे plant पे बहुत effect पड़ता है water का। Water stress causes stomata to close, hence reducing CO2 availability. Stomata close हो जाएगा तो वो फोटो रेस्पिरेशन वाला भी कांड होगा। फिर besides water stress also makes leaves wilt, thus reducing the surface area of leaves and their metabolic activity. अगर वाटर स्ट्रेस हो गया तो लीव्स फोल्ड हो जाती है, अगर लीव्स फोल्ड हो गई तो फिर उनका सरफेस एरिया कम होगा, फोल्ड इन द सेंस फोल्ड नहीं बट वैसे श्रिंक काइंड ऑफ हो जाती है, तो हाँ तो उनका सरफेस एरिया कम होगा तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, ऐसे वाटर भी अफेक्ट करता है। तो पूरा चैप्टर हमने देख लिया लास्ट में, थैंक यू। एक बार एनसीईआरटी ध्यान से रीड कर लेना, और इसमें क्या है इस चैप्टर में पूरा समझने की बात है। अगर आपको मेन प्रोसेसेस जैसे केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो कैसे हो रहा था, लाइट रिएक्शंस, डार्क रिएक्शन में C3 साइकिल, C4 साइकिल, ये चीजें समझ में आ जाए, आप वन शॉट लेक्चर ऐसा पूरा ऐसे 4-5 बार देख लो ना, ये पूरा लेसन ऐसे आप खोल के पी लो, इट्स वेरी सिंपल। ये मेरा फेवरेट लेसन बन गया था जब से मुझे ये पूरा समझ आ गया। सो थैंक यू, बाय बाय।